मैं हूं फरहान, तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर के अंदर। जैसे कि आप लोगों को पहले भी इल्म है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कल सैटरडे और सैटरडे वाले दिन 7 बजे जो है शाम के हमारा एक इवेंट है जिसको हम सिंपल कैरियर काउंसलिंग का नाम दे रहे थे। इस इवेंट के अंदर आप लोगों को मेजर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी कि किस तरीके से आप लोग जो है किसी भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या वो प्रोसेस है जिसको आपने फॉलो करना है कि जिसके थ्रू आप लोग जो है किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल हो सकते हैं। और इसके अलावा मतलब कि सिर्फ प्रोसेस नहीं बताएंगे बल्कि इसके साथ साथ आप लोगों को किसी एक यूनिवर्सिटी में जो मेरिट कैलकुलेशन का एक प्रोसीजर है भी समझाएंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों को फी बताएंगे कि किसी यूनिवर्सिटी की किसी स्पेसिफिक जो हम कहते हैं कि डिपार्टमेंट है उसकी फी जो है बेसिक तौर पे आप लोगों के लिए क्या है। तो आप लोगों को दोबारा से वेलकम करता हूं और इस लेक्चर में जो है आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। मैं ये बात आप लोगों से कह रहा था कि मैंने आप लोगों से पहले भी बात कही हुई है कि हम सैटरडे वाले दिन शाम 7 बजे आप सब के लिए एक कैरियर काउंसलिंग सेशन लेकर आ रहे हैं, जिस सेशन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि ना सिर्फ हम बताएंगे आप लोगों को कि जो पाकिस्तान की मेजर यूनिवर्सिटीज हैं, मेजर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें आप एडमिशन किस तरीके से ले सकते हैं, क्या वो प्रोसेस है जिसको फॉलो करते हुए आप जो है एडमिशन ले पाएंगे किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर। और मैंने आप लोगों को कहा कि सिर्फ और सिर्फ वो पंजाब की नहीं बल्कि इसके अलावा बाकी जो हमारे पास जगहों की मेजर यूनिवर्सिटीज हैं उससे मुतालिक मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, आप लोगों को मैं समझाऊंगा। ठीक है, ना सिर्फ एडमिशन प्रोसेस समझाया जाएगा बल्कि इसके साथ साथ जो एंट्री टेस्ट होता है वो किस फॉर्मेट पर आएगा, ठीक है, मेरिट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है किसी की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हुए, और इसके साथ साथ किसी की यूनिवर्सिटी के अंदर जो फील्ड्स हैं जो ऑफर कर रहा है उनकी फी क्या हो सकती है, ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को जो है समझाऊंगा कल के कैरियर काउंसलिंग सेशन के अंदर जो कि 7 बजे है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जो है जानते हैं कि हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 16 के अंदर मैंने आप लोगों से जो है डिस्कशन आप लोगों से मैंने की थी। किस हवाले से? मैंने आप लोगों को बताया था पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, इन तमाम के हवाले से मैंने डिस्कस कर लिया था। एसिड रेन, स्मोक और इसके अलावा ओजोन हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम जाएंगे टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्योर वाटर और इसके साथ साथ सोर्सेज के जो इसको कंटेमिनेट करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम कहते हैं कि वाटर जो है उसमें खराबी आती है या वो कंटेमिनेट होता है या प्लूट हो जाता है। ठीक है, इस तमाम के हवाले से मैंने आप लोगों को इसमें बताना है। ठीक है, और हमने कल ये डिसाइड किया था चैप्टर 16 चूंकि जो है हमारे पास क्या है एक थ्योरेटिकल वे में हम कहते हैं एक थ्योरी बेस्ड जो है एक चैप्टर है जिसमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है, जिसमें कि हम कहते हैं कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, तो डायरेक्टली जल्दी हम इसको करेंगे और उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट हम चलेंगे टुवर्ड चैप्टर 1। मैंने आप लोगों के लिए उसकी स्लाइड्स को जो है अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है ना उन स्लाइड्स को आपने डाउनलोड कर लिया होगा और आप लोग जो है इसको जो है आपने देखा भी होगा, उसको आपने पढ़ा भी होगा। तो जल्दी से चलते हैं। इस वक्त जो है हम क्या करने लगे हैं अभी, वाटर पोल्यूटेंट्स की बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे पास इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स हैं या चांसेस हैं कि जो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है भाई क्या कहते हैं समहाउ वो इंग्रेडिएंट जो है यानी सब्सटेंसेस हमारे वाटर को पोल्यूट कर देते हैं, उसको कॉन्टेमिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं रिसोर्सेज ऑफ वाटर की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि टोटल जो हमारे पास 100% हाइड्रोस्फीयर यानी हम कहते हैं वाटर बॉडीज हैं, वाटर कंटेंट है, इसका सिर्फ और सिर्फ 1% फ्रेश वाटर की फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रह गए थे, चलो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी देख लेते, वैसे हमने कर लिया था डिस्कस। मैं आपसे बात कही थी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो गैसेस हैं कि जो हम इस्तेमाल करते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट के तौर पे इन डिफरेंट कूलिंग, ठीक है, और वो क्या है भी वो लाइटर फ्रॉम द एयर, लाइटर फ्रॉम द ऑक्सीजन होती हैं। ठीक है, और वो क्या करती हैं जब हम इसको एक्सेल करते हैं इनसाइड द एनवायरनमेंट में एक्सेल करते हैं तो वो क्या करते हैं चूंकि लाइटर हैं तो वो क्या कर जाएंगे भी वो जो है उस एरिया में चले जाएंगे जहां पर हमारे पास ओजोन लेयर है और डायरेक्टली जब उन पे इंपैक्ट होता है किसका भी लाइट का या अल्ट्रावायलेट रेज का इंपैक्ट होता है तो वो जो है उसमें से रेडिकल्स बनते हैं, क्लोरीन रेडिकल्स प्रिपेयर होते हैं। वो क्लोरीन रेडिकल्स डायरेक्टली तौर पे
ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल के साथ अटैक करते हुए रिएक्ट करते हुए उससे क्या करती हैं, सिंपल ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर देती हैं। और इस तरीके से हमने कहा था कि एक क्लोरीन जो रेडिकल है, ठीक है, वो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है भी। इसके बाद मैं आप लोगों से जैसे कह रहा था कि भाई जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी कि प्योर वाटर सिर्फ और सिर्फ 1% है। उस 1% का हम जो है उस 1% में से ही हम जो है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी, डोमेस्टिक लेवल पर भी, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल जो है, एग्रीकल्चर जो है वे के अंदर भी उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि भाई हमारे पास जो वो कौन कौन से जराए हैं कि जिसके थ्रू हम कहते हैं समहाउ कि जो हमारा वाटर है, जो फ्रेश वाटर बॉडीज हैं, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, वो कंटेमिनेट होते हैं, उनमें समहाउ हम कहते हैं इम्प्योरिटीज। वो कौन कौन से हमारे पास जो है वो सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आता है, ह्यूमन एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। सो लाइफ स्टॉक वेस्ट है, ठीक है, ऑयल स्पिलेज है, ठीक है, डिटर्जेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ठीक है, लेदर टर्निंग इंडस्ट्रीज जो हैं, ठीक है, उनका जो वेस्ट मटेरियल लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है वो डायरेक्टली तौर पे हमारे वाटर को पोल्यूट कर रहा होता है। और इसके साथ साथ सेप्टिक टैंक, ठीक है, जिसके अलावा माइनिंग है और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन है, ठीक है। ये वो सोर्सेज हैं कि जो तौर पे हमारे वाटर, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को कंटेमिनेट करती हैं और इनको खराब करती हैं, ठीक है। अब फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं लाइफ स्टॉक को, लाइफ स्टॉक वेस्ट को डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी आप लोगों ने इसको जो है मार्क करना है, क्योंकि आपने कल ये बात कही थी कि सर इसको गो थ्रू करवाएं, ठीक है, क्योंकि जो है वो हमारा चैप्टर है, तो जल्दी से हम चैप्टर नंबर 1 पे मूव करें। तो जल्दी से इसको जो है देख लेते हैं। लाइफ स्टॉक की जहां तक बात है, देखो आप ये बात जानते हो, लाइफ स्टॉक का मतलब क्या है कि हम जब जो है गांव में खास तौर पे ऐसा होता है कि जो हमारे पास जो है जानवर घरों में पाले जाते हैं, ठीक है। सो उनका मतलब उनसे जो हमारे पास क्रैश आता है, ठीक है, वो हम डायरेक्टली तौर पे नदी नालों में बहा देते हैं, ठीक है। वही पानी जाके हमारे पास जो मेन वाटर रिसोर्सेज हैं उसमें गिरता है और उसके थ्रू क्या होता है कि कुछ ना कुछ जो है केमिकल्स की एडिशन हो जाती है इनसाइड द वाटर, और फिर वही वाटर हम जब भी इस्तेमाल करते हैं अपने पर्पस के लिए या उसके अंदर मौजूद जो एक्वेटिक लाइफ है, दोनों के लिए, उनकी लाइफ क्वालिटी के लिए, उनकी लाइफ के थ्रेटनिंग होता है, डिस्टर्ब करता है, ठीक है, लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करता है। इसको हम लाइफ स्टॉक जो है वेस्टेज का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। और इसके थ्रू बहुत सी बीमारियां भी हमारे पास जो है वो आती हैं, जैसे कि टाइफाइड है, ठीक है, हेपेटाइटिस है, ठीक है। ये बेसिक तौर पे मेजर हमारे पास वो बीमारियां हैं, ठीक है, जो हम कहते हैं कि समहाउ जो इफेक्ट होती नहीं, जो हम कहते हैं कि हमें लगती हैं ड्यू टू द इम्प्योर वाटर या हम कहते हैं प्लूरिड वाटर, ठीक हो गया। स्पिलेज की बात हम करते हैं। देखो हम ये बात जानते हैं कि जो अर्बन कंट्रीज हैं, ठीक है, ये मेजर हमारे पास है, हम कहते हैं कि कंट्रीज हैं जिनके पास इस ऑयल के जखायर हैं, ठीक है, और वहां से पूरी दुनिया में होता है, और ये बड़े बड़े शिप्स के जरिए होता है, ठीक है, टैंक्स के जरिए, जो है ना, शिप्स में टैंक्स होते हैं, उनके जरिए से हम कहते हैं कि ऑयल सप्लाई होता है फ्रॉम वन कंट्री टू दी अदर कंट्री, ठीक है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो ऑयल यानी ऑयल टैंक जिसमें कि हम इसको कैरी कर रहे होते हैं, वो क्या कर जाता है, वो लीक कर जाता है, जिससे कि ऑयल जो है वो निकल जाता है उससे, ठीक है। अगर वो ऑयल क्या करता है, भी वो जो हमारा दरिया या जहां भी हम जो है उस कश्ती को चला रहे हैं, ठीक है, वो शिप चल रही है, उस तक पहुंच जाए, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि फिर ऑयल के अंदर बहुत से कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, वो तमाम केमिकल्स के जो लाइफ के लिए थ्रेटनिंग होते हैं, ठीक है, यानी हम कहते हैं कि जो सिवियर अटैक करते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ, हमारे ऊपर, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ के ऊपर, उनकी इवन के डेथ भी काज करते हैं। इस तरह के केमिकल्स को हम कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। और इसके अलावा आप देखो, मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो किस तरीके से सर्वाइव करती है इनसाइड वाटर। वो वाटर में इस तरीके से सर्वाइव करती है कि जो पानी है ना, ठीक है, पानी के सरफेस पे जो है ये एयर टकरा रही, तो ये जो एयर है इससे फ्रेश ऑक्सीजन क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है इनसाइड वाटर, और ये जो डिसॉल्व फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन होती है यही एक्वेटिक लाइफ इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने पर्पस के लिए, ठीक है। तो अगर जो अपर सरफेस के ऊपर, वाटर की अपर सरफेस के ऊपर ऑयल लेयर, थिक लेयर बन जाएगी, तो उससे क्या होगा कि एयर डायरेक्टली तौर पे वाटर से इन कंटेक्ट नहीं हो पाएगी, और हम कहते हैं कि जो है जब वाटर से ये इन कंटेक्ट नहीं हो पाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि डिसॉल्व ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी, सफोकेशन काज होगी, एक्वेटिक लाइफ मर सकती है, ठीक है। इस तरीके से जो इवन के अंडर द वाटर सरफेस जो हमारे पास
एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो भी जो है क्योंकि पानी के अंदर से पेनिट्रेट कर सकती हैं सनरेज, ठीक है, तो हम समहाउ कहते हैं कि चूंकि ये पानी के अंदर से पेनिट्रेट कर सकती हैं सनरेज, ठीक है, तो ये इनका इस्तेमाल करते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। लेकिन अगर अपर सरफेस के ऊपर आपने ऑयल लेयर बिछा दी है तो जो सनरेज हैं वो आके वापस टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, वो अंदर नहीं जा पाएंगी और ये भी डिस्टर्बेंस, इस तरीके से प्लांट भी जो है क्या होंगे, प्लांट भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है जी। सो ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल कार्सिनोजेनिक मींस के कैंसर जो है वो कॉजिंग मटेरियल जिनको हम केमिकल्स का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने आपको बताया जिसकी वजह से क्या होता है कि जो है हार्मफुल इफेक्ट काज होते हैं, खास करके जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज सिंपली एरोमेटिक कंपाउंड। C10 क्या है सर, ये देखो मैं बताऊं आपको, ये C10 का मतलब सिंपली तौर पे हम कहते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में कार्बन के नंबर बताए गए हैं, कहते हैं ना पॉलीसाइक्लिक, ठीक है, लास्ट में बिल्कुल भी बता रहा हूं मैं, पॉलीसाइक्लिक का मतलब होता है मोर देन वन जो है हम कहते हैं रिंग्स मौजूद हों, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। और C10 का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि 10 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड या लेस देन 10 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे आर इफेक्ट मैरीन ऑर्गेनिज्म यानी कि एक्वेटिक लाइफ के ऊपर इफेक्ट करते हैं, इनको इनकी डेथ काज भी इवन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि लाइट ट्रांसमिशन नहीं हो सकती अगर आपने ऑयल जो है सरफेस ऑफ लिक्विड बिछा दी है, ठीक है जी। डिटर्जेंट्स की जहां तक बात है, डिटर्जेंट्स का मतलब होता है कि जो हम क्लीनिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोप का करते हैं, ठीक है, जैसे हम जो है समहाउ डिश वॉश का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे हम सर्फ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम क्या है हमारे पास, दे आर सिंपली कॉल्ड एज डिटर्जेंट्स, ठीक है जी। और डिटर्जेंट्स की जहां तक बात है तो हम ये बात कहते हैं कि डिटर्जेंट्स जो हैं हमारे पास ये इतनी आसानी से बायोलॉजिकल डिके नहीं करते। बायोलॉजिकल डिके का मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया इन पे अटैक करके इनको डिके कर दे, इनको तोड़ दे, इनको सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दे, ऐसा नहीं होता। बहुत से डिटर्जेंट्स जो हैं, ठीक है, वो पानी के अंदर रहते हैं और अल्टीमेटली वो मेन वाटर रिसोर्स का हिस्सा बनने के बाद एक्वेटिक लाइफ एज वेल एज ह्यूमन बीइंग दोनों के लिए जो है थ्रेटनिंग का बायस बनते हैं, ठीक है। और इनकी ही वजह से क्या होता है, डिटर्जेंट्स की वजह से कि हमारे पास जो हैवी मेटल्स हैं जैसे कि लेड है, कैडमियम है, मरकरी है, ठीक है, वो क्या होता है कि वो जो है ना, जो हम जानते हैं कि जो हमारे पास एक्वेटिक लाइफ में फिशेस हैं, ठीक है, वो गल्फ के थ्रू जो उनके साइडों पे होते हैं ना गल्फ, ठीक है, फ्लड्स से वो जो होते हैं उससे वो क्या करते हैं, रिस्पायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट आउट करते हैं। तो उस दौरान यानी जब अगर आप डिटर्जेंट्स का बेतहाशा इस्तेमाल करेंगे वो डायरेक्टली पानी जाके समुद्र दरियाओं का हिस्सा बनेगा जहां एक्वेटिक लाइफ मौजूद है। तो ये जो गल्फ्स है ना उनके, वहां पर ये जो हैवी मेटल्स हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी और अगर इस तरह के जो है हम फिश को खाते हैं डायरेक्टली हम पे भी इफेक्ट होता है और बाकी जो हमारे पास जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जिंदगियां जो है, ठीक है, वो भी डिस्टर्ब होंगी, ठीक हो गया। बाकी पेस्टिसाइड्स की जहां तक बात है, पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है कि स्मॉल पार्टिकल जो हम कहते हैं ना ऑर्गेनिजम्स, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी किलिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हशरात को मारने के लिए हम जो है पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है भाई, जिसमें आप जानते हैं फंगीसाइड है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, यानी हम कहते हैं हर्बिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं भी, किल करते हैं इंसेक्ट्स को, हर्बिसाइड्स करते हैं हर्ब्स को यानी जड़ी बूटियां जो हमारे पास होती हैं उनको किल करते हैं, फंगीसाइड्स फंगस को नहीं रखने देते हैं उसको किल करते हैं, ठीक है भी। और जो है ये अनवांटेड ऑर्गेनिज्म जो हैं, ठीक है, उनको ये बेसिक टॉपिक क्या कर रहे होते हैं, किल कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन इनके थ्रू भी हमारे पास समहाउ हम कहते हैं कि वाटर पोल्यूशन जो है वो काज होती है और वाटर पोल्यूशन फिर जो है अल्टीमेटली एक्वेटिक लाइफ एज वेल एज ह्यूमन बीइंग दोनों की लाइफ के ऊपर जो है क्या करती है, इफेक्ट क्रिएट करती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उनमें मोस्टली तौर पे जो सॉल्वेंट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वो ईथर होता है, ठीक है। और ईथर जो है अगर वो फूड कंटेंट या जो ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, इसका अगर हिस्सा बने तो वो हेल्थ प्रॉब्लम जो है काज करता है फॉर एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बीइंग, ठीक है, दोनों के लिए जो है हेल्थ प्रॉब्लम काज करेगा, ठीक हो गया। तो ये बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि समहाउ वो थ्रेटनिंग्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास आते हैं, हमें फेस करना पड़ते हैं ड्यू टू सम एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। और ये हम कहते हैं इसकी वजह से बहुत सी डिजीज काज हो सकती हैं जैसे कि नौसिया है, डिजीनेस है, ठीक है, ट्रिमर है, ठीक है, ब्लाइंडनेस है, ठीक है, ये तमाम की तमाम वो चीजें हैं कि जो इन जो है एक हम कहते हैं कॉन्टेमिनेटेड वाटर, जो पोल्यूटेड वाटर है, ठीक है, इनके इस्तेमाल करने की वजह से डायरेक्टली तौर पे हम पर इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है भी। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप जल्दी से बताएं, जल्दी से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो। ये भी बेसिक तौर पे प्लेग, जो बुबोनिक प्लेग आप कह रहे हैं ना, ठीक है फैजान, ये हम कहते हैं समाउ डिजीज है
जो कि क्या होगा, हम डिफरेंट तरह के जो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से जो वाटर के अंदर पोल्यूशन काज होती है, उसकी वजह से पोल्यूटेड वाटर को इस्तेमाल करने की वजह से हमारे पास आती है। ठीक है जी, यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो जल्दी से बता दें, क्योंकि हम जल्दी से इसे कंप्लीट करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए जो है नोट्स अपलोड कर दिए हैं चैप्टर 1 के। हमने वो चैप्टर नंबर 1 के जो नोट्स हैं उसको भी गो थ्रू करना है और टेस्ट भी लेना है, तो आप जल्दी से बताएं, कोई कंफ्यूजन यहां तक रहेगी हो आपकी। क्वेश्चन है कोई आप लोगों का? जल्दी से मूव ऑन भाई, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो है ना आप लोग समझते हैं कि जल्दी जल्दी हम कर लें, तो कोई इतना एक्सप्लेन नहीं करता जितना आप करते हैं। सचिन देखो वकार, यार एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है ना। अभी हम सीओडी की बात करेंगे, अभी हमने नहीं बताया, अभी बताया नहीं नुमान। ठीक है भाई, आगे चलें, नेक्स्ट मूव कर लें। चलो भाई आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स की हम बात कर रहे हैं। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट का मतलब होता है हम इंडस्ट्री में अगर कोई एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो तो उससे जो हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोसेस के बाद रिमेन्स बच जाएं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है जी, यानी जो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, गैसियस फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, अगर हम उसको ऐसे ही बहा दें नदी नालों के अंदर, इसको हम बस इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है जी, तीन तरह से हो सकता है, वेस्ट हीट है, स्मोक है, सॉलिड वेस्ट है, या फिर लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। इसमें बहुत सी चीजें होती हैं। हाई टॉक्सिक में हमारे पास जो है वो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ऑयल या ग्रीस होता है, मिनरल एसिड होता है, ठीक है। इस तरीके से हम ये बात कहते हैं कि भी हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे लेड था, ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि भी हमारे पास आर्सेनिक है, कैडमियम है, क्रोमियम है, ठीक है, मरकरी है, ठीक है। ये वो तमाम चीजें हैं कि जो हम कहते हैं कि हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है, और ये हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स काज करती हैं। किस तरीके से भी कि अगर हम जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट की बात करते हैं तो इसी में हमारे पास लेदर टर्नरीज भी आ जाता है। लेदर टर्नरिंग का मतलब क्या होता है? देखो हम ये बात अभी देखेंगे भी आगे चलते हुए, क्योंकि अभी बड़ी ईरानी है, तो उसमें हमारे पास जो है जो क्या कहते हैं हम कुर्बानी करते हैं, तो जो उसकी खाल होती है, हाइड होती है, ठीक है, उससे हमारे पास चमड़ा बन रहा होता है। तो उस खाल के ऊपर से, सरफेस के ऊपर से चर्बी को रिमूव करना, ठीक है, इस तरीके से जो है जो बाल हैं, ठीक है, प्रोटीन नुमा, ठीक है, उसको रिमूव करना, उसके लिए डिफरेंट केमिकल्स का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और उन केमिकल के अंदर जो हमारे सॉल्ट मोस्टली तौर पे इस्तेमाल किया जाता है वो क्रोमियम का सॉल्ट है, जो कि क्रोमियम जो है क्रोमियम 4 जो है हम कहते हैं कि सॉल्ट की फॉर्म के अंदर होता है। ये हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है, ठीक है, ये टॉक्सिक कंपाउंड है, इतना टॉक्सिक है कैंसर काज करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो क्या कहते हैं लेदर इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली तौर पे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनके अंदर कैंसर की रेशो काफी ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वो इस तरह के एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं जहां क्रोमियम जो है 4 की फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, और ये इनहेल करने से अल्टीमेटली कैंसर काज होता है। ठीक है, लेकिन जहां एडवांस्ड जहां तक कंट्रीज की बात है तो वो क्या करते हैं, वो लेदर इंडस्ट्री के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बचता है, क्रोमियम जिसके अंदर कैरी होता है, क्रोमियम होता है, वो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को 4 से 6 में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 3 में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी जो पॉइजनस है, यानी हम कहते हैं जो उसका इफेक्ट था वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उससे हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है भी, अच्छा अब जहां तक हम बात कर रहे हैं वाटर की, तो वाटर प्योर फॉर्म में है या इम्प्योर फॉर्म के अंदर है, वो कैसे पता चलाएंगे? कुछ स्केल्स होते हैं जिनका हमने इस्तेमाल करना होता है, जो कि हम इस्तेमाल करते हुए क्वालिटी ऑफ वाटर को बता सकते हैं, जैसे कि डिसॉल्व ऑक्सीजन है, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, और इस तरीके से केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ठीक है जी, डिसॉल्व ऑक्सीजन की मिकदार का कैसे पता चलाते हैं? देखो मैंने अभी आपको बताया भी था कि जब हम वाटर की बात करते हैं, ओपन सरफेस वाटर की बात करते हैं, तो एयर जो है वो उसके साथ मिक्स करती है और उसके अंदर ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर देती है। मोस्टली तौर पे हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास जो नॉर्मल वाटर है इसमें 4 to 8 ppm वाटर जो है वो ऑक्सीजन का डिसॉल्व फॉर्म के अंदर होता है, लेकिन अगर ये क्या हो लेस देन 4 ppm आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वाटर पोल्यूटेड है। सो डिसॉल्व ऑक्सीजन की मिकदार को जज करते हुए भी हम जो है वाटर को बता सकते हैं कि ये प्योर है या यानी इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है जी, बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है? हम ये बात जानते हैं कि एक नेचुरल प्रोसेस है कि जिसमें अगर पानी के अंदर कोई एक कंपाउंड आ गया तो वाटर अपने अंदर डिसॉल्व जो ऑक्सीजन है इसी का ही इस्तेमाल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके उसे डिके कर देगी, खत्म कर देगी, और वाटर खुद ब खुद प्योरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास पानी के अंदर कुछ ज्यादा इंप्योरिटीज हो तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से ज्यादा मिकदार के अंदर, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगी। ठीक है, किस चीज के लिए? उसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, किसको कन्वर्ट करने के लिए? जो हमारा कंपाउंड है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि हम जो है हमारे पास जो इंप्योर वाटर होता है उसकी जो BOD वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है भी, अच्छा
इस तरीके से केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जिसमें कि हम कहते हैं कि ये भी वही प्रोसेस है जिसमें कि हमारे पास अगर वाटर के अंदर हम कोई इंप्योरिटी ऐड कर दें, कोई कंपाउंड ऐड कर दें, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो डिसॉल्व फॉर्म के अंदर है, ये वाटर अपने ही इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए उस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा, जिससे कि वो वाटर से अलहदा हो जाए, सेपरेट आउट हो जाए और वाटर वापस प्योरीफाई हो जाए, ठीक है। इस सूरत में जितनी क्वांटिटी के अंदर वाटर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास केमिकल ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीजन डिमांड है, COD जिसको हम कहते हैं। ये तीन हमारे पास स्केल्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि वाटर प्योर है या इम्प्योर है। अब वाटर अगर इम्प्योर हो तो कौन कौन से मेथड है जिनके थ्रू हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट आएगा एरेशन, कोगुलेशन और क्लोरीनेशन हमारे पास आएगा। एरेशन का मतलब क्या होता है, देखो एरेशन का मतलब होता है कि हम जो है हाई प्रेशर की मौजूदगी में एयर जो है पास करते हैं थ्रू द वाटर, ठीक है, और उससे क्या होता है कि बाजुकात अगर पानी के अंदर कोई फॉल स्मेल यानी कि कोई ऐसी स्मेल जो कि वाटर में से आ रही है वो है तो वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अगर जो हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड है वो भी रिमूव हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है जी। और उसके अलावा हम कहते हैं अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड था भी तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो भी इस तरीके से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसके साथ साथ जो लेवल चाहिए होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन का वो भी मेंटेन हो जाएगा, ठीक है जी। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखो वो डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी अमाउंट के अंदर हमारे पास कंपाउंड है, और कंपाउंड वो डिके कर भी सकता है, ऑक्सीडाइज हो भी सकता है या नहीं हो सकता, इस पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। कोगुलेशन की बात करते हैं। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, ये केमिकल हम कहते हैं प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं। जैसे आप जानते हैं पहले वक्तों के अंदर फटकरी का इस्तेमाल किया जाता था या फिर कोयले का इस्तेमाल किया जाता था, कि जिसके थ्रू जो है हम जो इंप्योरिटीज हैं, बंद कर दो, जो इंप्योरिटीज हैं, ठीक है, यानी जो हमारे पास वो कंपोनेंट्स हैं वाटर के अंदर जो कि रिक्वायर नहीं थे वाटर के अंदर, उनको रिमूव करते थे। तो ये वही है बेसिक तौर पे जिसके अंदर हम एल्यूमिना का इस्तेमाल बेसिक तौर पे कर रहे होते हैं मोस्टली तौर पे, ठीक है जी। सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो लार्जर पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो नीचे तह में बैठना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोगुलेशन, ठीक है। और कोगुलेशन के लिए जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज कर रहे होते हैं वो एल्यूमिनियम सल्फेट है, ठीक है, जिसको हम एलम का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। जो करता क्या है, जो जिलेटेशन का जो है कास्ट करता है। जिलेटेशन मतलब क्या आता है कि जो स्मॉलर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं इनसाइड वाटर, जैसे मड लेट्स सपोज है, ठीक है, उनको इकट्ठा करके लार्जर पार्टिकल में कन्वर्ट करेगा और वो डेंसिटी क्योंकि ग्रेटर है तो वो बैठना शुरू हो जाएगा, हम उसे फिल्टर कर सकेंगे, ठीक है। 80% जो है हम कहते हैं कि जो हमारे पास इंप्योरिटीज होती हैं हम इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो रिमूव करवा सकते हैं, ठीक हो गया। और अब यहां पर हम देखें तो ये जो हमारे पास हार्डनेस कास्ट करने की जो है हम जहां तक बात करते हैं, हार्डनेस हम जानते हैं कि हार्डनेस का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है, या मैग्नीशियम आयंस, ठीक है। हम इनकी बात करते हैं कि भी अगर ये इनकी प्रेजेंस हो वाटर के अंदर तो ये वाटर के अंदर हार्डनेस कास्ट करते हैं। तो यही जो हम एलन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं किस चीज के लिए, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर दिस कोगुलेशन प्रोसेस, ठीक है। एक चीज आपने और नोट डाउन करनी कि फेरिक के जो सॉल्ट हैं, ठीक है, इनको हम एज ए कोगुलेंट इस्तेमाल नहीं करते। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो पीएच है वो चेंज होती है वाटर की, और पीएच हम कहते हैं कि जो है वो ठीक नहीं है, अल्टीमेटली क्या होगी, प्रॉब्लम जो है वो काज होगी, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं तो पहले मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे जी। पहले अबू बकर का था CR4 एयर ऑक्सीजन क्या है रूम टेम्परेचर पर करता है। देखो मैं आपको बताऊं कि ये जो CR4 है, ठीक है, ये बिस्कोप मेन सोर्स है टनिंग इंडस्ट्री के अंदर जो कि कैंसर काज करता है। ये हाई टॉक्सिक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है, ठीक है जी। पार्ट्स पर मिलियन होता है PPM का मतलब। और क्या था सर, एग्रो केमिकल क्या होते हैं, एग्रो देखो वर्ड शुरू में आ गया ना एग्रो, इसका मतलब ये हुआ कि वो केमिकल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर। इसमें हमारे फर्टिलाइजर्स भी आ जाते हैं, इसमें हमारे पेस्टिसाइड्स भी आते हैं जो हम स्प्रे कर रहे होते हैं ना, ठीक है, जड़ी बूटियों वगैरह को खत्म करने के लिए। सर पोटाश आलम कैंसर करता है, नहीं देखो इतना टॉक्सिक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो मैंने पोटाश आलम की बात कर रहा था, मैंने अभी आपको बताया था फटकरी का हम इस्तेमाल करते थे पुराने वक्तों के अंदर पानी को के अंदर से इंप्योरिटीज को रिमूव करवाने के लिए। तो पोटाश आलम केमिकल नेम ऑफ फटकरी ही है, ठीक है, तो उससे नहीं पड़ता, इससे कैंसर काज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, फेरिक के सॉल्ट यूज करोगे तो उससे पीएच चेंज हो जाती है, वो हम कहते हैं कि वो हमने यूज नहीं करने। अच्छा, अब देखो वाटर डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीनेशन की हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, ठीक है।
होता क्या है भाई, ये किस तरीके से हम जो है इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बेसिक तौर पे देखो, अगर हम इस प्रोसेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम जो है हाइपोक्लोरस एसिड का मोस्टली तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और इस हाइपोक्लोरस एसिड जो है, ठीक है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे भी, हम जो है बेसिक तौर पे जो हमारे पास सिंपल किसी एक वाटर के अंदर मौजूद जो इंप्योरिटीज हैं, ठीक है, इसको रिमूव करेंगे। खास तौर पे जो हमारे पास उसके अंदर मौजूद जो स्मॉलर इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इनको रिमूव करने के लिए या इनको किल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भी। और अजान, ये कौन सा आप लिंक जो है वो सेंड कर रहे हैं भाई, यहाँ पर इस तरह की कोई लिंक अलाउड नहीं है। इस तरीके से लिंक आपने जो है कभी भी इस तरह से शेयर नहीं करने, ठीक है। इस तरह के लिंक क्लास में तो अलाउड, कि आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट ना करें ना, इस तरह से नहीं करना आपने, ठीक है जी। मैंने ये लिंक देख लिया है और मैं देख के बता रहा हूं, क्योंकि इस तरह से लिंक आप शेयर नहीं करेंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं शौक है तो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो पोस्ट के थ्रू कर सकते हैं। इस तरीके से यहां पर लिंक मत शेयर करें, ठीक है भी। अच्छा, सो इस वक्त हम कह रहे थे कि भी हमारे पास क्लोरीनेशन के थ्रू हम जो है ये कर सकते हैं काम, ठीक है, किस चीज का भी हम वाटर को प्योरीफाई करने का काम कर सकते हैं। हार्मफुल इफेक्ट है इसके क्लोरीनेशन के, ठीक है, और वो हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि अगर जो हमारे पास इंप्योरिटी की फॉर्म के अंदर वाटर के अंदर अमोनिया कंटेंट हो, तो ये क्लोरीनेशन के प्रोसेस के अंदर क्या करता है, रिएक्ट करता है इसके साथ और कन्वर्ट करता है अपने आप को NH2Cl के अंदर, NHCl2 के अंदर और NCl3 के अंदर कन्वर्ट करता है। ये तमाम कंपाउंड्स जो हमारे पास हैं, ठीक है, ये तमाम कंपाउंड्स हम ये बात कहते हैं कि ये हमारे लिए टॉक्सिक हैं, ठीक है। इवन के क्या कहते हैं आई इरिटेशन का जो है वो सबब बनते हैं, ठीक है, और हमारे हमेशा मतलब हमारे लिए नुकसानदेह हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि इवन कैंसर भी काज करते हैं, ब्लैडर कैंसर जो है वो काज कर सकते हैं, ठीक है जी। पीएच को भी जो है अल्टर कर सकते हैं। तो क्लोरीनेशन का जो प्रोसेस है उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट कुछ इस तरह से हैं कि इनके थ्रू जो है हमारे पास इवन के जो हम कहते हैं कि हमने वाटर को प्योरीफाई करना था, वो प्योरीफाई तो होगा, लेकिन उसमें इस तरह के कंपाउंड जनरेट हो जाएंगे जिनका हम इस्तेमाल करेंगे तो इवन कैंसर भी काज हो सकता है, ठीक है जी। सो हम जो है हाइपोक्लोरस एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेज हैं क्लोरीनेशन प्रोसेस के, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है इंसिनरेशन प्रोसेस, ठीक है जी। यानी देखो, हम लैंडफिल की बात करेंगे, लैंड पोल्यूशन की हम बात करते हैं। लैंड पोल्यूशन होती क्या है, देखो हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस की बात कर रहे थे, ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल वेस्टेज की बात कर रहे थे। तो हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, उसको हम बड़े बड़े जो हम क्या कहते हैं भी खड्डे से खोदते हैं, उसमें डंप कर देते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, उसको हम डंप कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है कि इससे उस मटेरियल के अंदर मौजूद मेटल्स या एसिड्स या इस तरह के जो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड हैं वो उस सॉइल का हिस्सा बनते हैं और अल्टीमेटली जो है वो सीप करने के बाद अंडरग्राउंड वाटर जो से हमारे पास फ्रेश वाटर बॉडीज हैं उनको डिस्टर्ब करता है, ठीक है। अब हमने क्या किया भी, हम लैंडफिल के बजाय हम कहते हैं कि फिर हम करेंगे ये कि हम इंसिनरेशन प्रोसेस कर सकते हैं। इंसिनरेशन करता क्या है, इसे कुछ हम कहते हैं समहाउ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारे पास जो गार्बेज आता है घरों से, यानी डोमेस्टिक गार्बेज आता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इंसिनरेटर, एक हमारे पास बर्नर होता है, ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास भट्टी सी होती है, उसमें सारा हम डाल देते हैं, उसको बर्न कर देते हैं। बर्न करने से क्या होता है कि एक तो ये कि जो हमारे पास ट्रैश था यानी गार्बेज था उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस वॉल्यूम के अंदर जो हमारे पास मटेरियल आएगा उसको ठिकाने लगाना आसान है, ठीक है। और दूसरा ये कि उसी का हम यानी जो हम जब बर्न करेंगे तो जो हीट निकलेगी उस हीट का हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर पावर जनरेशन, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेशन के अंदर उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट आपने मार्क करनी है वो इसका टेम्परेचर है, जो कि है 900 टू जो है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, ठीक है, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डिसएडवांटेज इसके हैं, और वो डिसएडवांटेज हमारे पास इसके क्या है कि भी इसके थ्रू जो हम जब बर्निंग का प्रोसेस करते हैं तो जो हमारे पास गैसेस इवॉल्व करती हैं वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज करती हैं। जो इसका ट्रैश बच जाएगा, ऐश बच जाएगा बर्निंग के बाद, वो लैंड पोल्यूशन फर्दर काज कर सकता है, ठीक है जी। क्वेश्चन पूछने आप लोगों ने मुझसे पूछ लें, टोपोग्राफी का मतलब सिंपली तौर पे होता है हम जब लैंड फिल कर रहे होते हैं, यदि लैंड फिलिंग के लिए एरिया तलाश कर रहे होते हैं तो हम ऐसा एरिया जो है अपने लिए खुद के लिए चूज करते हैं, ठीक है, यानी कि लैंड फिलिंग के लिए कि जो एक तो आबादी से दूर हो और दूसरा ये कि जो है ना जिसमें वाटर जो है ग्राउंड वाटर वो बहुत नीचे हो, ताकि जो अंदर मौजूद लैंड फिल करेंगे तो उसमें मटेरियल होगा वो उस तक ना पहुंच सके, ठीक है। कोई और क्वेश्चन है तो बताएं, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
बिल्कुल वही मैंने आपसे कहा ना, वहां अगर आप बर्न करते हैं तो उससे भी हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट तरह की हमारे पास जो है वो गैसेस डेवलप होती हैं और वो हमारे लिए क्या होती हैं, हार्मफुल गैसेस ही होती हैं। क्वेश्चन आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 16 ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे और चैप्टर नंबर 1 जो है उसके लिए मैंने आप लोगों के मटेरियल शेयर किया हुआ था, ठीक है, वही मटेरियल हम इस वक्त डिस्कस भी करेंगे। क्वेश्चन अगर आपका है तो आप जल्दी से मुझसे पूछ सकते हैं। 16 चैप्टर के हवाले से हमने सिर्फ उसको गो थ्रू किया है, उसको देखा है कि उसमें क्या कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें इस वक्त जो है पता होना चाहिए, और कुछ चीजें हमने उसकी मार्क भी की हैं। आप लोगों ने मार्क की, वैसे जल्दी से बताइएगा मुझे कि आप लोगों ने मार्क किया है उसको। ऐश का क्या बनेगा, उसको हम फिर फर्दर लैंडफिल करते हैं ना, तो यही तो मैंने आपसे कहा कि इसका डिसएडवांटेज यही है कि ऐश भी बनेगा फिर लैंडफिल वापस से करना पड़ेगा। तो इंसिनरेशन से एडवांटेज ये होता है कि ये हमें हीट देता है जिससे हम पावर जनरेशन करते हैं और वॉल्यूम कम कर देता है। क्लोरीनेशन का साइड इफेक्ट भी है, एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था अनुमान कि इसके थ्रू अगर लेट सपोज हमारे पास अमोनिया मौजूद हो इनसाइड द वाटर एज अ इंप्योरिटी की फॉर्म के अंदर, तो यही जो हम हाइपोक्लोरस एसिड का इस्तेमाल करेंगे फॉर क्लोरीनेशन पर्पस, वो उससे रिएक्ट करेगा और हार्मफुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देगा और वो हमारे लिए इफेक्ट करेंगे। ठीक है जी, बताएं जल्दी से, शाबाश। ओके, फ्रूटफुल हुआ है कि हमने जो इतना लंबा जल्दी जल्दी डिस्कस किया है तो आपके लिए कोई फ्रूटफुल मतलब था कि हेल्पफुल हुआ है कि आप लोगों ने कुछ इससे चीजें गेट कर ली हैं या नहीं कर ली हैं? भी आप सब बताया करें ना, जब आपसे पूछते हैं तो आप लोग खामोश रहते हैं और उसके बाद फिर जो है जब हम पढ़ रहे होते हैं तो फिर उसके बाद आप डिस्कशन कर रहे होते हैं आपस में। लीचेट का बता दें, लीचेट का मतलब होता है वहाब, कि अगर हमारे पास जैसे लैंडफिल हम करेंगे उसमें कुछ हमारे पास जो है जो हमारे कंपाउंड सॉलिड कंपाउंड है, ठीक है, उसमें अगर हैवी मेटल्स हैं, ठीक है, या कार्सिनोजेनिक कंपाउंड हैं, अगर बारिश होती है तो उससे क्या होगा कि वो पानी नीचे को जाएगा, ठीक है, और फिर वो जो हमारे पास ट्रैश था उससे भी कुछ हैवी मेटल्स या इस तरह की जो है कार्सिनोजेनिक कंपाउंड को लेते हुए वो ग्राउंड वाटर तक चला जाएगा। ठीक है भाई। सर टरबाइन घुमाने के लिए अच्छा खासा प्रेशर चाहिए होता है, तो स्टीम को हाई प्रेशर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? फिजान देखो मैं बताऊं आपको कि स्टीम जो है, ठीक है, वो लेटेंट एनर्जी कैरी करता है। आपको पता भी है इस बात का ना, हमने पढ़ा भी हुआ है कि जब हम स्टीम की बात करते हैं तो स्टीम करता क्या है कि स्टीम जो है वो लेटेंट हीट जो है एनर्जी कैरी कर रहा होता है, ठीक है, और ये जो है समहाउ हम कहते हैं कि इसमें सफिशिएंट एनर्जी होती है कि जो क्या करेगा, जो टरबाइन है, ठीक है, इसको रोटेट कर सके। हम प्रेशर डेवलप करते हैं ना, देखो वाटर का प्रेशर, इक्वेटिक प्रेशर जिसको हम कहते हैं, कि अच्छा खासा होता है जी। डन हो चुका है। अच्छा, फिर इस तरह से है कि मैंने आप लोगों के लिए जो आज का टेस्ट रखा हुआ है वो, चूंकि मैंने कल आप लोगों का जो टेस्ट लिया था वो चैप्टर नंबर 16 का लिया था, लेकिन वो अर्ली पार्ट था, तो इस वक्त मैं आप लोगों का टेस्ट ले लेता हूं और जब हम वापस आएंगे तो चैप्टर नंबर 1 जो है फिर उसका आगाज करेंगे और उसके बाद हम इनऑर्गेनिक पोर्शन पे जो है वो मेनली फोकस करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों का जो टेस्ट है वो इस वक्त स्टार्ट कर देता हूं ताकि आप लोग टेस्ट जो है वो कर सकें। अगर कोई मसला होगा तो फिर हम उसमें डिस्कस भी कर पाएंगे। देखो 3 हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी, 3 हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, जरा इसको देख लो। इंसिनरेशन, ठीक है, लिखा हुआ है इंसिनरेशन ऑफ म्यूनिसिपल, ठीक है जी, वेस्ट इज कैरिड आउट इन द टेम्परेचर रेंज। तो भाई आपने देखा था कि भी हमारे पास क्या था 900 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो हमने भी देखा था ना। ठीक है, अभी हमने इस चीज को मार्क भी किया, इस चीज को भी मैंने आप लोगों को समझाया भी है। ठीक है, कि हमारे पास जो इंसिनरेशन प्रोसेस है इसका जो टेम्परेचर है ये 900 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है जी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 6, जिसका आप लोग कह रहे हैं वो हम देख लेते हैं। न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल, तो वो 5 टाइम्स होता है। अभी आपका ना ये जो लास्ट वाला जो हमारे पास होगा ना, ये रिसाइकलिंग ऑफ पेपर है, उसमें जस्ट एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला। ठीक है, ये जिसमें हम कहते हैं रिसाइकल हमारे पास पेपर जो है वो 5 टाइम हो सकता है। ठीक है, और अभी हमने देखा था कि क्रोमियम 4 जो है, ठीक है, ये टॉक्सिक होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, ये क्या करता है, ये हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट कास्ट कर सकता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा कह रहे हैं वकार, आप जल्दी से हम देख लेंगे आप कौन सा कह रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 और 7 कह रहे हैं। देखो भी हमने देखा था कि जो क्रोमियम है, ठीक है, ये 4 की फॉर्म के अंदर हम कहते हैं कि हमारे लिए हाईली टॉक्सिक होता है। ठीक है, सो क्रोमियम 4 हमने देखा था, यही मेंशन किया हुआ है। ठीक है जी। विच सब्सटेंस कैन बी यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है, तो उसमें हमने देखा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डिसइंफेक्टेंट। वैसे तो ओजोन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम एलएम का इस्तेमाल करते हैं कोगुलेशन के अंदर, तो कोगुलेशन डिफरेंट प्रोसेस है, डिसइंफेक्शन जो है वो हम क्लोरीनेशन के थ्रू कर रहे थे, वो डिफरेंट प्रोसेस है। ठीक है, हमने जो है ये कहा था कि हमारे पास जो है क्या कहते हैं समहाउ जो अभी या फिर आपको बता देता हूँ
ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि ये जो हमारे पास इन वाटर इन डिसइंफेक्शन थ्रू क्लोरीनेशन का प्रोसेस है, ये समहाउ हार्मफुल इफेक्ट काज करता है। इसके इफेक्ट्स को नलिफाई करने के लिए, खत्म करने के लिए हम और डिफरेंट मेथड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ओजोन, ठीक है, इसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल, पोटाशियम परमैंगनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि तमाम के तमाम जो है हम कहते हैं कि जो हमारे पास ऐसे कंपाउंड जो कि हमारे पास कार्सिनोजेनिक हैं या फिर हमारे पास स्मॉलर जो है हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं, उनको किल करता है, रिमूव करता है। ठीक है भी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त क्रोमियम की आप बात कर रहे हैं, क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, वो 3 की फॉर्म के अंदर हम ये बात कहते हैं कि वो क्या होती है, लेस हार्मफुल होती है। ठीक है, 3 की फॉर्म के अंदर हमारे पास जो क्रोमियम की स्टेट होगी वो लेस हार्मफुल, जिसमें हम कहते हैं कि वो इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रोमियम की, तो क्रोमियम जो है वो 4 की फॉर्म के अंदर कार्सिनोजेनिक होता है। इसको हम कंफर्म भी कर लेते हैं, जैसे आप लोग इस वक्त कह रहे हैं बुक का, तो उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं बेटर वे में जो है आपको बता सकूं। बुक में जो है जो हमारे पास ये लेदर टर्निंग का प्रोसेस है, इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है जी। सो लेदर टर्निंग के प्रोसेस में हम देख लेते हैं। ये 3 की फॉर्म के अंदर हमारे पास लेस हार्मफुल होती है, लेकिन जो हमारे पास जो है हम समहाउ कहते हैं कि 4 की फॉर्म के अंदर है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होती है, हाँ इसको करेक्ट करना पड़ेगा, 6 की, बिल्कुल एग्जैक्टली ये 6 होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर हम जो है जो ऑप्शन हमारे पास डी बनता है ये करेक्ट होगा, डी ऑप्शन क्रोमियम 6 जो है ये ठीक होगा। ठीक है, बाकी हमारे पास कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है सर, ओजोन नहीं हो सकता था 8 में, डिसइंफेक्टेंट हो सकता था पारिया। अगर आप उसमें उसको देखें ना, लास्ट लाइंस में उसने जो आपको सजेशंस दी हुई हैं कि किस किस तरीके से आप क्लोरीन का इस्तेमाल किए बिना आप लोग जो है वाटर डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी लिखा हुआ है उसने, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस लिस्ट के अंदर पोटाशियम परमैंगनेट है। ठीक है, पोटाशियम परमैंगनेट का हम उसी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपने इसका इस्तेमाल जो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स या इवन के ऑक्सीडेशन ऑफ जो है अल्कोहल्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया हुआ है। सर मैंने O3 टिक किया था, इसको रॉन्ग किया है। ठीक है जी, देखो मैं बताऊं वकार के इसमें ओजोन के अलावा जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दोनों के दोनों हैं। ठीक है जी सर, मैंने आपको मैसेज किया है लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया, तो मैं बताऊं आपको, मोहम्मद आई थिंक आपका नाम है, इंशाल्लाह मैं कल या संडे वाले दिन जब मैं फ्री होऊंगा, मतलब फ्री होऊंगा, तो उस वक्त जो है इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बिल्कुल बकार, ये क्रोमियम 6 है, हमें इसको अपडेट करना पड़ेगा। क्रोमियम 6 हमारे पास ये है। ठीक है, और क्रोमियम 6 जो है, ठीक है, ये हार्मफुल होता है, हमारे पास लेस हार्मफुल होता है, बाकी कुछ मसला नहीं है। ठीक है जी, क्रोमियम 6 हम करेंगे इसको, आपने भी अपने पास क्रोमियम 6 ही देखना है। ठीक है, मार्क करेंगे आप लोग। ठीक है, कोई और क्वेश्चन आप लोगों का हो तो बता दें, नहीं है तो हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं, जल्दी से बताएं। बिल्कुल क्रोमियम 6 है ये वकार, बिल्कुल क्रोमियम 6 है ये, एग्जैक्टली क्रोमियम 6 है ये। ठीक है, अच्छा 8 का करेक्ट क्या है, देखो मैं बताऊं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, वैसे तो मैं बताऊं कि स्टेटमेंट ब्रॉडर है, उसमें उसने जो है कोई जनरलाइज फॉर्म इन स्पेसिफिक जो है, तो ब्रॉडर यानी जनरलाइज फॉर्म में जो हमारे पास स्टेटमेंट थी उसमें ओजोन भी आ जाता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों के दोनों हम कह सकते हैं कि हमारे पास आ सकता है। ठीक है, लेकिन ओजोन जो है हमने उसको देखा कि हमारे पास जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम मोर फ्रिक्वेंटली तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इकोसिस्टम इज स्मॉलर यूनिट ऑफ, ये बायोस्फीयर होता है। ठीक है, जो जहां पर लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, जहां मौजूद होती हैं, ठीक है, उसका स्मॉलर यूनिट बेसिक तौर पर ये हमारे पास होता है। ठीक है, अब अगर आप लोग कहते हैं तो हम फिर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे हमारे पास इस वक्त 8 जो है मिनट्स रिमेन है जो है हम कहते हैं लेक्चर के, तो आप लोग अगर कहते हैं तो हम चैप्टर नंबर 1 भी स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 6 रह चुका है जो कि हमने डिस्कस करना है, और उसके बाद फिर हम जो है हम समहाउ रिलैक्स कर सकते हैं और हमारा जो टेस्ट है, ठीक है, वो चलता रहेगा, टेस्ट सेशन का कायम दायम रहेगा। ठीक है, और वो आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते रहेंगे। तो मुझे बताएं कि चैप्टर 1 स्टार्ट करने हम इसी वक्त ही। एक और चीज देखो, हमने जो है समहाउ लेक्चर के दौरान जो हम पहले एमसीक्यू सॉल्व किया करते थे, समहाउ कुछ प्रैक्टिस किया करते थे, वो हमने बहुत कम कर दी है। तो अगर आप लोग कहते हैं तो हम फिर जो है, चूंकि आगे चैप्टर्स आने हैं इनऑर्गेनिक के, तो इनऑर्गेनिक जो है, ठीक है, उसमें मोस्टली तौर पे जो हमारे पास मटेरियल होगा उसको हम टेबुलर फॉर्म के अंदर अरेंज किया करेंगे। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड किया करूंगा। तो अगर जो आप लोग कहते हैं तो फिर हम जो है इस तरह से कर लेंगे कि हम कल जो है, कल से ऑनवर्ड जो लेक्चर्स हमारे होंगे उसमें मोस्टली तौर पे जो है हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया करें। ठीक है, लेकिन ये जरूर होगा, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है कि भाई थोड़ा सा राइट करो, मतलब स्टेटमेंट को राइट करो, फिर आपसे पूछो, तो वो टाइम डिले का फैक्टर जरूर काज होता है। लेकिन ये है कि हम उसके थ्रू भी गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप लोग कहें तो हम फिर इस तरह करते हैं कि हम फिर पीरियोडिक टेबल जो है इसको स्टार्ट कर लेते हैं और जो है इसको थोड़ा सा इनिशिएट करवा देते हैं। ठीक है भाई,
क्या कहते हैं आप लोग? आप लोग के जो है जो कहते हैं ना पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो मिले जुले होते हैं। कोई कहता है स्टार्ट कर लें, कोई कहता है नहीं सर, कोई कहता है स्टार्ट कर लें, कोई कहता है नहीं सर। क्योंकि हम बहुत रिलैक्स हो चुके हैं। आपको पता है ना कि आपने ये खुद भी देखा होगा कि स्ट्रेंथ जो है वो पहले हुआ करती थी 100 प्लस, अब वो तमाम स्टूडेंट्स हैं बहुत रिलैक्स हो चुके हैं और अब वो कहते हैं कि जी हमने क्लास इवनिंग में ले लेनी है, रिकॉर्डेड फॉर्म में हमने क्या जरूरत पड़ी कि हम जल्दी से उठ के सुबह के टाइम जो है लेक्चर लें। देखो रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस हमारे पास है ना मोहम्मद, ठीक है, इसको आप अगर गो थ्रू करेंगे तो इसमें सिर्फ आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा वो मैंने एमसीक्यू की फॉर्म में आपको प्रोवाइड भी कर दिया, ठीक है, जिसमें कि हम कहते हैं कि एक पेपर को हम कितने दफा जो है क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है जी। वो बेसिक तौर पे हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बाकी नहीं था। फिर ऐसे ही करते हैं कि हमारे पास चूंकि अब 24 हो चुका है, 6 मिनट्स रिमेन है इस चीज के लिए, ठीक है, तो हम इस तरह करते हैं कि फिर कल से हम अपने लेक्चर चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 1 इसको स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास डेज कितने बच चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 8, और हमने चैप्टर 5 जो है डिस्कस करने हैं, तो हम जल्दी जल्दी अब गो थ्रू करेंगे। कल मैं इस तरह करूंगा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लेक्चर स्लाइड्स प्रोवाइड की हुई हैं, रिमेनिंग जो पोर्शन हमारा चैप्टर का रह चुका है उसकी भी लेक्चर स्लाइड्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो गो थ्रू कर लेना, ठीक है। ये आप सुन लेना, इस तरह से कर लेते हैं कि वो आप गो थ्रू कर लेना। मैं लेक्चर के दौरान तमाम टॉपिक से रेलेवेंट जनरल फॉर्म के अंदर जो एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा। अगर आप एग्री करते हैं तो हम इस पर करेंगे, फॉलो करेंगे, अगर नहीं करते तो फिर एग्री, फिर हम यही करेंगे कि फिर हम जो इस पर जो है टॉपिक्स को डिस्कस करने। अगर आप लोग ये करते हैं कि मैं आप लोगों को लेक्चर स्लाइड्स प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, आप लोग उसको गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो देख लेंगे, तो हम जो है कल से ऑनवर्ड चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 6 के, ठीक है। अगर आप लोग इससे डिसएग्री करेंगे तो हम वही मेथड जो भी हम लेके चल रहे थे कि मैं आप लोगों के लिए पॉइंट्स लेकर आऊं, उनको हम डिस्कस करें और उसको हम जो है उस तरीके से गो थ्रू करें। तो आप बता दें जल्दी से, ये अगर आप अपने पास ले लेते हैं अपनी जो है क्या कहते हैं इस चीज को कि मैं आपके लिए आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूं, वो आप गो थ्रू कर लें खुद से, और मैं ड्यूरिंग द लेक्चर सिर्फ आप लोगों से एमसीक्यूज ही डिस्कस करूं। अगर वो करते हैं एग्री तो फिर ठीक है, ऐसे कर लेंगे, नहीं तो फिर ये है कि हम जो कर रहे हैं वही हम कर लेंगे। देखो वो जो हम नोट्स में आपको देता हूं ना, उसमें तमाम वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आप लोगों ने लगाने होते हैं, मार्क करने होते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग कहते हैं तो कर लेंगे, अगर नहीं कहते तो नहीं करेंगे। वैसे 2 लोगों ने कहा नो, बाकी सब कह रहे हैं एग्री हैं, तो पता नहीं है क्या आप लोग आप यूनानिमसली तौर पे जो है वो कोई बात नहीं करते हैं आप लोग। बिल्कुल एमसीक्यूज ज्यादा डिस्कस करने चाहिए हमें, क्योंकि हमारा जो मोड ऑफ जो हम कह रहे हैं कि एग्जाम है वो एमसीक्यू है, ठीक है, उसको हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हम फिर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते एमसीक्यूज की तरफ। यही प्रॉब्लम है, हमारे पास टाइम कम था। अगर टाइम हमारे पास ज़्यादा होता तो हम बहुत आसानी से जो है तमाम की तमाम टॉपिक्स को भी डिस्कस कर लेते, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, मैं अपनी मर्जी नहीं करता, अभी आप लोगों से पूछता हूँ। और यहाँ पर इस वक्त 4-5 लोग हो गए जो नो कह रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमें फिर यही चीज़ जो है देखनी पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं ऐसे करूँगा कि जो हमारे पास हम कहते हैं समहाउ हमें लगेगा कि हमारे लिए आसान है ये चीज़ करना, ठीक है, उसका जस्ट गो थ्रू करवा दूंगा आपको जल्दी जल्दी टेक्स्ट फॉर्म के अंदर जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा मटेरियल, और टाइम जो बचेगा उसमें हम एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है भी। सो आपसे जो है कल मुलाकात होगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आपको नमाज की ब्रेक मिलेगी, ठीक है, जुम्मे नमाज की ब्रेक मिलेगी, तो आप नमाज पढ़ लीजिएगा। 1:30 से ऑनवर्ड आप मतलब 1:25 से ऑनवर्ड जो है वो चले जाएंगे, ठीक है भी, मतलब आप लोगों की छुट्टी मिल जाएगी आप लोगों को नमाज के लिए, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। और कल मिलना है हमने एक लेक्चर के अंदर, और उस तरह से कि रात को शाम को 7 बजे भी हमने मिलना है, जो कि हमारे कैरियर काउंसलिंग सेशन होगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।